हाय। आज हम देखेंगे DDEY फाइनेंशियल प्रोसीजर और उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है। तो आइए देखते हैं फाइनेंशियल DDEY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने शुरू की और इसका एक क्राइटेरिया रखा कि 50% 70% की प्लेसमेंट होना चाहिए। अब जो 70% है उस क्राइटेरिया के अंडर रूरल यूथ हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे ही आप 70% क्राइटेरिया की बात करते हैं तो पेमेंट कैसे होता है और कैसा प्रॉफिट हम निकालेंगे। तो इसमें कंडीशन ये भी दी हुई है एज पर SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कि PIA कैन क्लेम 100% ऑफ द सैंक्शन प्रोजेक्ट कॉस्ट। मतलब 100% सैंक्शन प्रोजेक्ट कॉस्ट का क्लेम कर सकता है अगर उसका 70% प्लेसमेंट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 70 बच्चे प्लेस किए हैं तो वो उन बच्चों के रिगार्डिंग 100 बच्चों का पेमेंट ले सकता है। तो ये मेनली इस चीज़ पे हमें फोकस करना है कि प्लेसमेंट हमारा 70% होना है। ऑल थिंग्स राउंड अराउंड इस पे टारगेट करती हैं कि प्लेसमेंट 70%। अगर प्लेसमेंट 70% नहीं होगा तो आपका पेमेंट नहीं होगा। ये जो पेमेंट मिलता है इसमें 4 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, तो वो हम देखेंगे आगे। अब इस जो DDEY का है इसका हम फाइनेंशियल मॉनिटरिंग और प्रोसीजर देख रहे हैं, तो उसका वो भी क्या होगा। तो फाइनेंशियल प्रोसीजर में हम क्या क्या लेंगे। पहला लेंगे हम की एक्टर्स एंड देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा लेंगे रिलेशन बिटवीन फाइनेंस एंड ऑपरेशन। तीसरा लेंगे हेड ऑफ एक्सपेंडिचर। फिर चौथा लेंगे इंस्ट्रक्शन ऑन पेमेंट ऑफ कैंडिडेट एंटाइटलमेंट एंड सैलरी। अभी कैंडिडेट एंटाइटलमेंट मतलब जो कैंडिडेट को पैसा जा रहा है, एंटाइटलमेंट जो मिल रहा है उसको बोलते हैं। और सैलरी पेमेंट, सैलरी किसकी, QT मेंबर की सैलरी और मास्टर ट्रेनर और ट्रेनर की सैलरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी आगे स्लाइड्स में। फिर एसेट्स परमिटेड टू परचेज अंडर दिस प्रोजेक्ट, कौन से एसेट परचेज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग में हम देखेंगे फर्स्ट मंथ ऑडिट, मंथली वेरिफिकेशन या मंथली ऑडिट और एनुअल फाइनेंशियल वेरिफिकेशन या एनुअल ऑडिट। ये सब चीज़ें हम देखेंगे ओवरव्यू में। अब देखते हैं अपन फाइनेंशियल प्रोसीजर। तो फाइनेंशियल प्रोसीजर जो होता है वो उसमें की एक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग में सबसे पहला एक्टर जो होता है PIA OP टीम फाइनेंस, मतलब PIA ऑपरेशन टीम फाइनेंस। PIA की जो ऑपरेशन टीम है वो फाइनेंस की, इसका सबसे पहला मतलब की एक्टर होता है। उसके बाद होता है पीरियोडिकल ऑडिटर, पीरियोडिकल ऑडिटर और एनुअल ऑडिटर। यहाँ दो ऑडिटर की बात हो रही है। तो पीरियोडिकल ऑडिटर वो होता है जो मंथली वेरिफिकेशन करता है और एनुअल ऑडिटर जो होता है वो एनुअली वेरिफिकेशन करता है। ये दोनों ऑडिटर एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ये PIA पे डिपेंड करता है। इसके बाद इन सब का मॉनिटरिंग SLM या CTSE करता है। AP स्टेट में SLM और YP स्टेट में CTSE करता है। तो मेन की एक्टर्स जैसे मैंने बताया आपको, PIA OP टीम से पीरियोडिकल ऑडिटर, एनुअल ऑडिटर और CTSE और SLM। इसके ऊपर MORD भी मॉनिटरिंग करता है। अब पहले फाइनेंस में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि फाइनेंस और ऑपरेशन इंटरनली कनेक्टेड है। जैसे कि मैं बता दूं कि ऑपरेशन और फाइनेंस कैसे कनेक्टेड है। तो ऑपरेशन में जब PIA कोई बैंक अकाउंट खोलेगा तो वो बैंक अकाउंट PFS में अपलोड करना है, ये फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऑपरेशन बैंक अकाउंट नहीं खोलेगा और डिटेल्स फाइनेंस को नहीं देगा तो वो ये टास्क पूरी नहीं कर सकता। ऐसे ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑफ जो कैंडिडेट है, अगर वो PIA कैप्चर नहीं करेगा और फाइनेंस टीम को अवेलेबल नहीं कराएगा उसको समराइज करके, तो उससे वो टू एंड फ्रो और बोर्डिंग लॉजिंग का डिटेल्स नहीं निकाल सकता। ठीक है। फिर ऐसे ही प्लेसमेंट जब होता है डॉक्यूमेंट का, तो अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट अगर वो फाइनेंस टीम को नहीं अवेल कराएगा तो उससे पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट पे नहीं कर सकता। ये सब जो टर्म्स हैं ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो PPS, टू एंड फ्रो ये सब डिस्कस करूंगा आगे। अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑफ ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर, क्यू टीम। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो होती है ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर, क्यू टीम की, वो सैलरी पेमेंट नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? फाइनेंस टीम नहीं कर सकती अगर इनका वो नहीं हो, कोऑर्डिनेशन नहीं हो। और प्रोक्योरमेंट ऑफ अदर एक्सपेंडिचर भी नहीं कर सकता
एज पर टाइमलाइन अगर फाइनेंस टीम को ये ऑपरेशन टीम डाटा अवेलेबल नहीं कराए। ठीक है, तो ये थे रिलेशन बिटवीन ऑपरेशन एंड फाइनेंस। अब बात करते हैं हम आगे कि रोल्स ऑफ पीआईए ओपी टीम फाइनेंस। जो ओपी ऑपरेशन टीम होती है फाइनेंस की, उसके रोल्स क्या हैं। सबसे पहला रोल क्या क्या मेनली मेजर रोल्स हैं। तो पहला है ओपन अ डेडिकेटेड बैंक अकाउंट फॉर प्रोजेक्ट एंड मैपिंग ऑन पीएफएमएस। ओपन करना पड़ता है डेडिकेटेड बैंक अकाउंट और उसको पीएफएमएस मैप करना पड़ता है। अब ये पीएफएमएस में मैप जो है वो सीटीएस से या डेडिकेटेड एजेंसी जो पीएफएमएस एसएलएम करा के देती है, तो ये आपको नहीं करना है। ये वाला पार्ट आपको बैंक अकाउंट में ओपन करना है और वो एसएलएम को डाटा ये सब डाटा आप ऑलरेडी कर चुके हो, एमओयू के टाइम आपने किया होगा। उसके बाद आता है ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ कैंडिडेट नॉट हैविंग एक्टिव बैंक अकाउंट। ये कंडीशन तब स्टार्ट होती है जब आपका बैच स्टार्ट हो जाए और आपको बैच स्टार्ट होने के बाद ही बच्चों के जो बैंक अकाउंट है वो ओपन कराने हैं, है ना, और उनको पीएफएमएस में अपलोड करना है बिफोर बैच फ्रीजिंग। ये भी एक कंडीशन। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, रोल क्या करेगा, ये पीआईए ओपी टीम करेगा। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ पीरियडिकल एंड एनुअल ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ पीरियडिकल और एनुअल ऑडिटर जो होता है वो एमओयू के पहले ही होता है। तो ये आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, मुझे लगता है टास्क जो पीआईए कर रहे हैं ऑलरेडी पर। फिर टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरी टू ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर, क्यू टीम मेंबर्स। पेमेंट जो है टाइमली करना पड़ेगा ट्रेनर्स को, मास्टर ट्रेनर को और क्यू टीम। हम यहाँ बेसिकली ट्रेनर्स मास्टर ट्रेनर पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ये ट्रेनर मास्टर ट्रेनर और क्यू टीम मेंबर नहीं होंगे तो प्रोजेक्ट रन नहीं करेगा या कैंडिडेट को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और कैंडिडेट की ट्रेनिंग इफेक्ट नहीं होगी। तो जो भी चीज़ें हैं कैंडिडेट पे बेस हैं, हर चीज़ सभी चीज़ें कैंडिडेट के ऊपर हैं, इसलिए हम इन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बाकी पीआईए स्टाफ की सैलरी भी होती है लेकिन उससे टाइमलाइन से फॉलो नहीं करनी पड़ती उसमें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर और क्यू टीम मेंबर की सैलरी भी आपको देना है। फिर पेमेंट ऑफ टू एंड फ्रो चार्जेस एज पर एसओपी टाइमलाइन। टू एंड फ्रो चार्जेस जो होते हैं नॉन रेसिडेंशियल सेक्टर में होते हैं, तो 125 रुपीज़ पर डे के हिसाब से रहता है। तो अगर आपका नॉन रेसिडेंशियल है तो उस कंडीशन में ये एप्लीकेबल रहता है, अदरवाइज नहीं रहता। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट एज पर। तो पोस्ट सपोर्ट की क्या टाइमलाइन है, क्या कंडीशन है, वो हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। प्रोवाइड वन टाइम ट्रेवल सपोर्ट, ये भी हम आगे की स्लाइड में वन टाइम ट्रेवल कॉस्ट सपोर्ट, ये भी हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये सब मैं रोज बता रहा हूँ पीआईए ओपी टीम फाइनेंस के, ये सब पीआईए ओपी टीम फाइनेंस को देखना है ये सब चीज़ें। इंश्योरेंस ऑफ कैंडिडेट्स विद इन एसओपी टाइमलाइंस। इंश्योरेंस हो रहा है बच्चों का कि नहीं हो रहा है, विद इन एसओपी टाइमलाइंस हो रहा है, ये भी ओपी टीम फाइनेंस को देखना है। फाइनलाइज फाइनेंशियल ऑडिट सर्टिफिकेट एंड शेयर डॉक्यूमेंट विद एनुअल और पीरियडिकल ऑडिट। जो एनुअल ऑडिट रहते हैं, रिसीव पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ये सब फाइनलाइज करना है और एनुअल ऑडिटर या पीरियडिकल ऑडिटर से साथ शेयर करना है। अब जब ये मंथली या एनुअल ऑडिट आप सबमिट करोगे तो उसका वेरिफिकेशन कौन करता है, एसएलएम करता है। तो इसका कंप्लायंस जो आता है वो भी आपको पीआईए ओपी टीम फाइनेंस को करना है। और फाइनलाइज एंड शेयर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स हैं ओपी टीम फाइनेंस के। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं लेकिन जो मेजर रूल्स है वो बताए। अब एसआरएम टीम फाइनेंस क्या करता है, तो रजिस्टर पीआईए एंड मैप द पीआईए अकाउंट ऑफ पीएफएमएस। ये पीएफएमएस अकाउंट जो आपने डेडिकेटेड अकाउंट खोलते हो उसको मैप करता है पीएफएमएस से। ये एसआरएम का रोल है, तो आपको नहीं करना है ये, है ना। फिर कलेक्ट जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ पीआईए एंड द पीरियडिकल एनुअल ऑडिट। SF 8.9 जिसको जॉइंट डिक्लेरेशन बोलते हैं वो कलेक्ट करेगा एसआरएम फाइनेंस टीम, जो हम एमओ के टाइम होता है, तो ऑलरेडी हो सकता है। कंडक्ट फर्स्ट मंथ फाइनेंशियल ऑडिट सर्टिफिकेट जॉइंट कंप्लायंस और टू एसओपी। तो एक फर्स्ट मंथ ऑडिट कंडक्ट करते हैं एसएलएम टीम, जॉइंट मीटिंग करते हैं ऑडिटर, टीम फाइनेंस, प्रोजेक्ट टीम फाइनेंस और एसएलएम टीम के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जो एनेक्सर्स हैं और जो हम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसी फॉर्मेट में आप इन्फॉर्मेशन, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम जॉइंट अप्रेजल मीटिंग करते हैं। और आपने कोई मल्टीपल वेरिफिकेशन बनाए हैं, ऑलरेडी रिपोर्ट्स बनाई हैं, तो उसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं उसमें कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको बताते हैं, एडजस्ट करते हैं और आप उसमें कंप्लायंस बताते हैं कि कंप्लायंस करें आप ये। ठीक है, इशू एंड रिव्यू कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिटेड बाय पीआईए। अगर पीआईए कंप्लायंस करता है तो हम
कंप्लायंस रिपोर्ट इशू करते हैं और उसका फाइनल वेरिफिकेशन रिपोर्ट इशू करते हैं। ठीक है, तो ये SLM टीम के काम है। अब बात आती है कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में कैश कैसे आता है? तो सबसे पहला या तो गवर्नमेंट देती है ना, या तो ऑल फंड विल बी रिलीज बाय CTSA बाय YP एंड SLM फॉर AP आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट सोर्स। TDS डिडक्ट करके YP स्टेट में, YP में CTSA रिलीज करता है और SLM रिलीज करती है AP स्टेट में। अब इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। मान लो आपका सेविंग अकाउंट आपने ओपन किया है, ऐसे तो होता नहीं है लेकिन अगर किया है तो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट होगा वो भी प्रोजेक्ट इनकम में ही काउंट किया जाएगा। अब जैसे इनके अलावा और इनकम कहाँ से होती है? हो सकता है आपके पास फंड नहीं हुआ गवर्नमेंट से रिसीव, तो आप लोन लोगे PIA से, कहाँ से? HO से लोगे। अब HO से लोन लेने की कंडीशन क्या होती है? लोन शुड बी टेकन फ्रॉम HO टू डेली, मतलब लोन जो होगा वो HO से लोगे आप तो वो डेडी अकाउंट में लोगे, HO से लोगे और डेडी अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। एक्सपेंडिचर डन डायरेक्टली फ्रॉम HO शुड नॉट बी अलाउड। एक्सपेंडिचर अगर आप मान लीजिए पैसा आपने खर्च कर दिया HO अकाउंट से और बहुत बाद में बोला कि हमने लोन लिया तो उसके डिटेल्स दिए, तो ये हम अलाउ नहीं करेंगे या SLM अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि लोन लेते समय ये ध्यान रखना है कि लोन आप HO से डायरेक्ट डेडिकेट अकाउंट में ट्रांसफर करो और डेडिकेट अकाउंट से ही एक्सपेंडिचर करो। आप CSR फंड भी ले सकते हो आप, या किसी बैंक से अदर से भी आप फंड ले सकते हो, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब इनकम कैश इनफ्लो होता है प्रोजेक्ट में। बात हो गई इनफ्लो की। अब एक्सपेंडिचर कैसे होता है? बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर कैसे करोगे? तो इश्यू ऑफ सैंक्शन ऑर्डर, ओपन ऑफ डेडिकेट बैंक अकाउंट एंड साइनिंग ऑफ MOU बाय ऑल ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। मतलब ये तीनों कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आप एक्सपेंडिचर बुक कर सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा भी है नोट, PIA शुड नोट दैट ऑल 3 कंडीशंस आर मैंडेटरी टू बुक द एक्सपेंडिचर इन द प्रोजेक्ट। अगर इनमें से एक भी कंडीशन नहीं है तो आप एक्सपेंडिचर नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आप सैंक्शन ऑर्डर इशू हुआ, आप एक्सपेंडिचर करने लगे तो वो भी गलत है। आपने बैंक अकाउंट खुलवाया और एक्सपेंडिचर करने लगे वो भी गलत है। और आपने MOU नहीं किया और बाकी एक्सपेंडिचर करने लगे तो वो भी गलत है। तो आपको तीनों MOU करना है, सैंक्शन ऑर्डर होना चाहिए और डेडिकेटेड अकाउंट होना है। तो MOU जब भी होगा जब सैंक्शन ऑर्डर होगा और बैंक अकाउंट को लेकर। तो लास्ट वाली कंडीशन तो नहीं है लेकिन ये तीनों कंडीशन हम मानते हैं। तो ये बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर की कंडीशंस। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या रिमेंबर करने हैं आपने जो नहीं कहीं भी लिखा हुआ है, तो ये बता देना चाहूँगा आपको। PIA शुड यूज मनी एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोजेक्ट पर्पस एंड शुड नॉट डाइवर्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग टर्म डिपॉजिट। PIA जो होगा वो मनी जो है केवल प्रोजेक्ट के एक्सपेंडिचर के लिए ही करेगा, और जो भी मनी है, जैसे मान लीजिए आपके फंड आया या SLM से या CTSA से फंड आया, तो उस फंड को आपको ना ही FD करना है, ना ही HO को ट्रांसफर करना है एडवांस के रूप में, ना किसी वेंडर को देना है डायरेक्टली, है ना। तो पूरा बल्क अमाउंट नहीं देना है, मतलब थोड़ा बहुत दे सकते हैं लेकिन बल्क अमाउंट नहीं देना कि पूरा फंड ट्रांसफर कर दिया। तो ये सब चीज़ आपको देना है। एक्सक्लूसिवली आपको प्रोजेक्ट पर्पज़ के लिए ही यूज़ करना है, पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब पेनल्टीज अगर आपको कोई लगते हैं, है ना, तो पेनल्टीज अगर डिफॉल्ट में कोई पेनल्टी लगती है कोई, तो वो प्रोजेक्ट अकाउंट से आप नहीं पे करोगे। ठीक है ना, ये आपको कहाँ से करना है पे? PIA के अकाउंट पे बेयर करेगा और PIA के अकाउंट से पे होगी ये पेनल्टीज। अब BG भी ऐसे ही, BG जो बनवाते हैं आप को, कुछ PIAs BG बनवाते हैं वो डेडिकेट अकाउंट में शो करते हैं। ये आपको डेडिकेट अकाउंट से शो नहीं करनी है और ना आप इसको चार्ज करोगे BG को। ये जो BG है PIA का HO बियर करेगा और PIA के अकाउंट से बियर होगी। ये आप प्रोजेक्ट से बियर नहीं करोगे, ये प्रोजेक्ट से आप नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो BG भी नहीं लेना है आपको और पेनल्टीज भी नहीं लेना है। और ट्रांजेक्शन डायरेक्ट। अब बात आती है ट्रांजेक्शन जो करते हो आप, एक्सपेंडिचर कोई मान लीजिए किया आपने, जैसे एक वेंडर को पेमेंट किया एग्जांपल के तौर पे, एक वेंडर को पेमेंट करने के लिए आपने क्या किया कि 10 लाख का पेमेंट था, तो आपने वेंडर का पेमेंट अपने HO में ट्रांसफर किया, HO से अकाउंट से वेंडर को पेमेंट कर दिया, तो ये गलत है, ये पेमेंट अपन को नहीं करना है। ऑल ट्रांजेक्शन डायरेक्टली एट्रीब्यूट द प्रोजेक्ट शैल बी पेड थ्रू प्रोजेक्ट अकाउंट। जो पूरे पेमेंट जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं वो प्रोजेक्ट अकाउंट से ही होंगे। दूसरे अकाउंट से अगर पेमेंट करेंगे आप तो वो वैलिड नहीं है और उसको हम अनवैलिड बोलेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको बार बार ध्यान देना है कि कोई भी प्रोजेक्ट आपको डायरेक्टली HO से या कहीं से नहीं करना है, आपको डेडिकेटेड अकाउंट में ही से ही करना है। अब जैसे कोई शेयर स्टाफ है, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है कोई स्टाफ, जैसे Q टीम है या कोई मास्टर टीम है,
तो उस केस में आप इसको रिसोर्स प्रोपोर्शनेट कॉस्ट बुक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए क्यूब टीम हमारा जो है एमपी में भी काम कर रहा है, यूपी में भी कर रहा है, 2 जगह काम कर रहा है, तो 50% आप यूपी से लें और 50% एमपी से लें। अब एमपी से आप डायरेक्टली 50% तो पे नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे कि पैसा जो है 50% पैसा आप एचओ के ट्रांसफर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और 50% यूपी ट्रांसफर करेगा और 100% पेमेंट एचओ किसको कर देगा, क्यू टीम को कर देगा। तो ये प्रोपोर्शनेट रिसोर्सेज जो रहते हैं उनको पेमेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। अब ये सब पैसा खर्च करने के पहले आपको जो बजट आपका एप्लीकेशन से के अकॉर्डिंग मिला है, बजट मिला होगा, बजट कॉस्ट सेंक्शन हुई होगी, उसमें बजट दिया होगा आपने, तो उसका आप उस मंथली बजट बना लें आप कि जितना आपको 25% जो इंस्टॉलमेंट मिल रहा है उसको आप कितने महीने में खर्च करोगे। वैसे एक नॉर्मल रूल हम माने तो जैसे आपका टारगेट है 100 कैंडिडेट का, तो आपको 25% उसका मिलेगा, मतलब आपको 25 कैंडिडेट ट्रेन करने हैं 100%, 1/4 कैंडिडेट ट्रेन करने हैं और 1/4 पैसा ही मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि आपको उसमें 25% में 25% टारगेट का कैंडिडेट ट्रेन करने हैं और उनको 70% प्लेस करना है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आप प्रोजेक्ट अच्छे से चला पाएंगे। अब इम्प्रेस्ड मैनेजमेंट, एक इसमें एक प्रोविजन है इम्प्रेस्ड मैनेजमेंट का। तो पीआईए टू पे द कैश एक्सपेंडिचर, जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेंडिचर होते हैं, कैश छोटे छोटे बिल्स होते हैं, तो उनको एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए आप पेटी कैश मैनेजमेंट कर सकते हो। 40,000 रुपीज़ तक पेटी कैश आप रख सकते हो। कहाँ कहाँ रख सकते हो, एक तो ट्रेनिंग सेंटर पे, एक रेसिडेंशियल फैसिलिटी मतलब हॉस्टल पे, और प्रोजेक्ट स्टेट ऑफिस, अगर प्रोजेक्ट का स्टेट ऑफिस है तो उस पर रख सकते हो आप। तो 40,000 आप कैश रखोगे। अब इसको कैश पे कैसे रखोगे, कैसे आप रखोगे, और उसका ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, पीआईए कैन आप जो होगा पीआईए वो कैश का एक्सपेंडिचर किसी डेडिकेटेड पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और एक्सपेंडिचर के बिल जब उसके पास आ जाएंगे, डेडिकेटेड पर्सन जो है वो एक्सपेंडिचर्स के बिल का पेमेंट करेगा और जब बिल आएंगे तो बिल को सेटल करें। तो इसको हम बोलते हैं एडवांस भी बोलते हैं, एडवांस दे देते हैं जिसको, किसी एम्प्लॉय को एडवांस दे दिया सेंटर पेटी कैश के लिए और जब वो आ गए तो उसको एडवांस को सेटल भी कर लिया। तो ये सब भी आपको देख लेना है कैसे करना है आपको। अब हेड ऑफ एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं, तो हेड ऑफ एक्सपेंडिचर में सबसे मेजर होता है ट्रेनिंग कॉस्ट। ट्रेनिंग कॉस्ट में ही जो होते हैं मेजर एक्सपेंसेस होते हैं। बाकी अदर तो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कैंडिडेट के एंटाइटलमेंट होते हैं और डायरेक्टली कैंडिडेट से कनेक्टेड रहते हैं, वो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो मेनली एक्सपेंडिचर जो होता है वो ट्रेनिंग कॉस्ट में करता है। अब ट्रेनिंग कॉस्ट में सबसे पहले आता है ट्रेनर सैलरी। जैसे मैंने पहले ही बताया, ट्रेनर सैलरी आप ट्रेनिंग कॉस्ट हेड में बुक कर सकते हो। इसके अलावा क्यू टीम सैलरी भी बुक कर सकते हो। इसके अलावा अदर ट्रेनिंग स्टाफ सैलरी भी आप, पीआईए स्टाफ या ट्रेनिंग स्टाफ सैलरी भी आप इसमें बुक कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद टैबलेट कॉस्ट भी आप इसमें बुक कर सकते हो। इसके बाद ये सब ट्रेनिंग कॉस्ट के हेड हैं, ठीक है। इसके बाद असेसमेंट और सर्टिफिकेशन भी आप इसमें बुक कर सकते हो। उसके बाद आता है सेकंड हेड बोर्डिंग एंड लॉजिंग। बोर्डिंग एंड लॉजिंग मतलब रहने और खाने की खर्चा। तो ये आपको कैटेगरी वाइज आपको मिला होगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म में आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पर कैंडिडेट बोर्डिंग एंड लॉजिंग मिलेगा रहने और खाने का, तो वो आपका बुक कर सकते हो। अब बोर्डिंग और लॉजिंग में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि बोर्डिंग लॉजिंग में आप जैसे हॉस्टल का रेंट है, एक बिल्डिंग लिया आपने और उसमें फर्स्ट फ्लोर पे है हॉस्टल और ग्राउंड फ्लोर में आपका ट्रेनिंग सेंटर है। तो जो ट्रेनिंग सेंटर होगा वो आप ट्रेनिंग कॉस्ट में बुक करोगे और जो हॉस्टल है वो बोर्डिंग एंड लॉजिंग में बुक करोगे। तो इसमें ध्यान देने वाले अदर नहीं तो कुछ पीआई क्या कर रहे हैं कि दोनों ही एक ही रेंट है तो उसको आप ट्रेनिंग कॉस्ट में बुक कर रहे हैं और बाद में एग्जॉस्ट हो जाता है फंड, तो इसको आप अलग अलग बुक करेंगे। हॉस्टल मतलब मान लीजिए एक ही वेंडर है आपका, तो आप अलग अलग हाफ हाफ बुक करेंगे, मतलब 15,000 का टोटल रहना है तो 7,500 ट्रेनिंग कॉस्ट में और बाकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग में बुक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद वन टाइम टेबल कॉस्ट। वन टाइम टेबल कॉस्ट क्या होता है, वन टाइम टेबल का आने अभी लेटर स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो ये भी एक हेड ऑफ एक्सपेंडिचर है, ठीक है। फिर पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट। अब पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट विद इन डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, विद इन स्टेट डोमिसाइल और प्लेसमेंट आउटसाइड द डोमिसाइल। फिर यूनिफॉर्म भी मिलती है इसमें। फिर इंसेंटिव्स जो आपके रिटेंशन कैरियर प्रोग्रेशन, ये वेलफेयर कॉस्ट में आते हैं,
तो जब आप इनसे करोगे उसके बाद क्लेम कर सकोगे, अभी क्लेम नहीं कर सकोगे। ये हेड ऑफ एक्सपेंडिचर आपको एसओपी में SL 8.3 में भी मिल जाएंगे, तो आप एसओपी रेफर करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैंने पेज बताया, इनके सब हेड भी हैं, वो आप उसमें देख सकते हैं। अब इसमें एसेट परमिटेड टू परचेज अंडर प्रोजेक्ट, एसेट कौन कौन सी परचेज कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसमें प्रोजेक्ट में एसेट गिवन बिलो इफ एसेट ब्लॉक वैल्यू एक्सीज 10,000, ये 10,000 से अगर किसी एसेट की वैल्यू ज़्यादा है तो वो ये एसेट खरीद सकते हैं जो परमिटेड है, ये जो लिस्ट दी हुई है। अदरवाइज 10,000 से अगर कोई भी एसेट की ब्लॉक वैल्यू ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में तो वो आपको परचेज नहीं करनी है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, सबसे पहले ये एसेट अलाउड है केवल। ठीक है, तो एक है बायोमेट्रिक इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, CCTV कैमरा एंड रिकॉर्डिंग apparatus। ठीक है, कंप्यूटर प्रिंटर स्कैनर्स फॉर कॉपियर फॉर ऑफिस यूज, प्रोजेक्टर, ट्रेनिंग सेंटर फर्नीचर फॉर एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। अब इसमें बात आती है नॉन एकेडमिक एक्सपेंड जो होते हैं, जैसे बेड हैं ये, तो ये कहीं लिखा है कि बेड का एक्सपेंडिचर अलाउड है। इसमें चेयर्स, टेबल एंड अलमीरा रैक्स लिखा है। अब ये बेड का है तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बेड रेंट पे ही लें, बेड और जो भी फर्नीचर है हॉस्टल में वो रेंट पे लें। इसके बाद आता है वाटर डिस्पेंसर, वाटर डिस्पेंसर भी आप इसमें ले सकते हो असेट में, और फर्स्ट एड बॉक्स। इन सब की ब्लॉक वैल्यू अगर 10,000 से ज़्यादा है तो वो आप परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनके अलावा जो लिस्टेड एसेट है, इनके अलावा अगर कोई एसेट परचेज कर रहे हो और उसकी वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है तो वो आप उसको परचेज नहीं कर सकते, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ट्रीट करेंगे हम उसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। कोई भी एसेट्स आपको, जैसे लैब के लिए आप कंप्यूटर लिए और 40 कंप्यूटर लगाए हैं तो वो आपको रेंट पे लेना है। कोई भी जनरेटर है वो भी आपको रेंट पे लेना है, बेड्स भी आपको रेंट पे लेना है, तो ये सब चीज़ें आपको रेंट पे लेना है। तो कोई भी एसेट, सिर्फ इन एसेट के लिस्टेड एसेट्स के अलावा कोई भी एसेट आपको परचेज नहीं करनी। अब जैसे कि हमने बोला था कि इंस्ट्रक्शन हम बताएंगे क्या क्या आपको लेटर स्लाइड में। तो पेस टू एंड फ्रो के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं पेमेंट के। तो ये टू एंड फ्रो जो होता है, दो फोर्टनाइट में पे करते हैं हम इसको, फोर्टनाइट माने 15 डेज में। तो टिल द डेट ऑफ बैच फेजिंग, एक तो सबसे पहले अपन टिल द डे ऑफ बैच फेजिंग, जैसे मान लीजिए कि आपका बैच 5 से स्टार्ट हुआ और 10 तक आपका बैच फ्रीज हो गया 10, तो ये जो 5 से 10 का बीच है, ये 5 से 10 का पीरियड है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पीरियड, ठीक है, फर्स्ट फोर्टनाइट। तो ये फोर्टनाइट का पेमेंट जो होगा ये आपका अपन कर देंगे, रिलीज कब कर देंगे, 5 दिन के अंदर कर देंगे, मतलब 5 से 10 का पेमेंट 15 तक हम रिलीज कर देंगे। ठीक, अब बात आती है उसी मंथ में 10 से लेके 15 तक का। तो 10 से लेके 15 जो होती है फर्स्ट फोर्टनाइट है, तो वो हम कब करेंगे, एक तो हो गया आपका 5 से 10 तक का पेमेंट, दूसरा हो गया आपका 10 से लेके 15 तक का पेमेंट। तो ये हम कर देंगे रिलीज इसका 15 मतलब 18 तक कर देंगे, 3 डेज में करना है इसका, तो 3 डेज में कर देंगे। तो एक पेमेंट होगा आप 5 से 10 का आपका 15 तक करोगे, दूसरा पेमेंट करोगे आप 5 से 15, 5 से लेके 10 तक आप करोगे 15 तक, और 15 से लेके 10 से लेके 15 तक करोगे आप 18 तक, फिर आप 15 से लेके 30 तक करोगे, 3 ऑफ मंथ तक करोगे। तो ऐसे आप पेमेंट करोगे। ठीक है, अब इसमें देखना है कैंडिडेट इज विल बी अलाउड फुल डेज पेमेंट वंस अटेंडेंस इज मार्क्ड फॉर रिकॉर्डेड। अगर उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गई और वो 1 घंटे बाद चला गया है तो भी हम उसको फुल पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब पेमेंट ड्यूरिंग OGT, OGT में आप पेमेंट कैसे करोगे। अब PIA शुड अरेंज फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी टू ऑल कैंडिडेट। अगर आपका नॉन रेसिडेंशियल है तो आप अरेंज करोगे, और रेसिडेंशियल भी तो भी अरेंज करोगे। However, if the candidate opts to arrange for his boarding and lodging by himself, for to and fro should be paid by candidate। अगर कैंडिडेट बोलता है कि हम अपने हमारे रिश्तेदार के हम रह लेंगे या कहीं रह लेंगे, घर है हमारा, तो आप उसको पैसे दे दोगे उतना। ठीक है, PIA will reimburse maximum amount of candidate entitlement, ऐसा मैक्सिमम अमाउंट उसको पेमेंट कर दोगे टू एंड फ्रो या बोर्डिंग और लॉजिंग में आपको जो एलिजिबल है। ठीक है, तो ये टू एंड फ्रो की बात हुई। अब इंस्ट्रक्शन ऑन पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट एंड PPS क्या होता है, पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही आपका प्लेसमेंट हो जाएगा तो आप उसको एक पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट दोगे। अब ये 3 प्रकार का होता है। एक तो आप विद इन
डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल बच्चा होगा या तो उसको दोगे, या तो उसका प्लेसमेंट विदिन डोमिसाइल, मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट में रहता है उसी डिस्ट्रिक्ट में उसको प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर विद इन स्टेट डोमिसाइल मतलब था वो मान लो डिस्ट्रिक्ट में और किसी स्टेट के अंदर है, वो स्टेट में ही है लेकिन अंदर है तो विद इन स्टेट लगता है। अगर लेकिन मान लीजिए वो है एमपी का और चला गया एपी, तो वो आउट ऑफ स्टेट डोमिसाइल हो गया, तो उसको आउट ऑफ स्टेट डोमिसाइल कैटेगरी का पेमेंट करोगे। अब विद इन डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल में आप उसको 2 महीने तक पैसे 1000 रुपीज़ दोगे, मतलब हर महीने 1000 दो महीने का 2000 दोगे, ठीक है। उसके बाद स्टेट डोमिसाइल में 1000 फॉर 3 मंथ, तो 1000 3 मंथ तक आप उसको दोगे विद इन स्टेट डोमिसाइल में। ऐसे ही स्टेट आउटसाइड स्टेट डोमिसाइल में 1000 फॉर 6 मंथ दोगे। तो हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक बच्चा है भोपाल में डिस्ट्रिक्ट है और भोपाल में ही इसका प्लेसमेंट हो गया, तो वो आएगा विद इन डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल में, तो उसको आप 2000 2 महीने तक दोगे, ठीक है। फिर अब मान लीजिए बच्चा एक भोपाल है, उसका प्लेसमेंट इंदौर में हो गया, तो आप उसको दोगे विद इन स्टेट डोमिसाइल और उसको 3 मंथ तक 1000 रुपीज़ दोगे। अब भोपाल का बच्चा है, उसका प्लेसमेंट हो गया बॉम्बे में, तो उसको आप आउटसाइड स्टेट डोमिसाइल 6 मंथ तक 1000 रुपीज़ दोगे। अब इनकी कंडीशन क्या होती है, कब पेमेंट करोगे? पहला पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट होगी पीपीएस की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसकी टाइमलाइन क्या है? जैसे ही बच्चा ज्वाइन करेगा जॉब, तो उसके ज्वाइनिंग लेटर के साथ आप कलेक्ट करोगे और ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही आप उसको 1000 रुपीज एज अ एडवांस दे दोगे, 1000 रुपीज एडवांस, ठीक है। अब सेकेंड मंथ में जब उसका जब बच्चे की फर्स्ट मंथ जो ज्वाइन किया था, एक महीने काम किया, मतलब फर्स्ट को आप उसने ज्वाइन किया और 30 को खत्म हो गया, उसके बाद फर्स्ट अगले मंथ का आ गया, तो उसमें आप देखोगे कि उसकी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट आ गए हैं, है ना। सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट आ गए हैं और अपन ने वेरीफाई कर लिया नेक्स्ट मंथ की 10th तक कि हाँ भाई ये सब पेमेंट, इसको सैलरी आ गई है, प्लेसमेंट सही है, तो हम उसको क्या करेंगे, फिर से 1000 रुपीज़ लीज कर देंगे। और अगर ज़्यादा है विद इन स्टेट डोमिसाइल या स्टेट डोमिसाइल है तो उसको और दे देंगे, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशंस होती हैं पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट की। अब इंस्ट्रक्शन ऑन बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस। अब बात आती है, एक दो प्रकार के सेंटर होते हैं, एक रेसिडेंशियल, एक नॉन रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल वो होते हैं जो जिसमें रहने खाने की सुविधा रहती है, और नॉन रेसिडेंशियल जिसमें सिर्फ ट्रेनिंग की सुविधा रहती है, रहना खाना बच्चा अपने आप से करता है, घर पे करता है और आने जाने का पैसा देती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस वाले सेंटर में बोर्डिंग एंड लॉजिंग जो रहती है रेसिडेंशियल सेंटर में, उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि PIA should calculate the amount and get it audited and submit the details, ठीक है। तो PIA क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा बोर्डिंग एंड लॉजिंग का अमाउंट और सबमिट करेगा वो CTS या SLM को, ठीक है। डिटेल क्या होंगे उसमें, द लिस्ट ऑफ फॉर कैंडिडेट हु डिसकंटिन्यू ड्यूरिंग द फ्रीजिंग स्टेज, मतलब बैच स्टार्ट और बैच फ्रीज के पहले अगर कोई बच्चा चला गया है तो उसकी डिटेल दोगे आप, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड डिटेल्स ऑफ देयर अटेंडेंस, उसका डेली अटेंडेंस का क्या डिटेल दोगे। फिर उसके बाद समरी ऑफ अवॉइडेड, फिर कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो गए और कितने प्रेजेंट हैं, इसकी समरी, मंथली समरी बनाओगे और वो सबमिट ऑडिटर से वेरीफाई कराओगे, ठीक है। फॉर कैंडिडेट हु आर एडमिटेड एज रेगुलर स्टूडेंट, मतलब जो कैंडिडेट रेगुलर स्टूडेंट है उनका क्या करोगे, तो लिस्ट करोगे, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड देयर अटेंडेंस, जैसे बता ही चुका हूँ मैं पहले। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुम PIA इज एंटाइटल्ड फॉर कंप्लीट बजट, ठीक है। लिस्ट आप सभी कैंडिडेट की दोगे। ड्रॉप आउट उसमें से क्या हुआ था और कितना एक्सपेंडिचर आपने किया है। मान लीजिए आपके अवेलेबल लिमिट आपकी 175 है, बट आपने वेंडर को सब पेमेंट मिला के आपका 140 ही हो रहा है, तो आप उतना ही एक्सपेंडिचर बिल लगाओगे, उतना ही एक्सपेंडिचर शो करोगे। OGT ड्यूरेशन क्या है, लिस्ट ऑफ कंप्लीट ODG, बजट अमाउंट, PIA एंटाइटल, ये सब आप हर मंथ करोगे और इसकी समरी बनाओगे और PIA के ऑडिटर से, क्रिटिकल ऑडिटर जो होगा उससे आप वेरीफाई करा के आप सबमिट करोगे, ठीक है। तो ये भी आपको बोर्डिंग एंड लॉजिंग सबमिट करना है, इसका डिटेल आप SOA में देख सकते हैं डिटेल। अब इसमें क्या होता है, ड्रॉप आउट का जो होता है, ड्रॉप आउट कब कब होते हैं, तो ड्रॉप आउट अपन कब मानते हैं, जब नॉट मीटिंग द मिनिमम अटेंडेंस। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी मिनिमम अटेंडेंस 75% होती है, अगर उसकी अटेंडेंस 75% नहीं हो रही है तो वो ड्रॉप आउट कहलाएगा, ठीक है। नॉट फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, मान लीजिए कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं कर रहा है और बिहेव नहीं कर रहा है सही तरीके से और जो रूल्स रेगुलेशन नहीं मान रहा है, तो वो भी ड्रॉप आउट चाहती है अथॉरिटी, तो उसको ड्रॉप आउट मान सकते हैं। नॉट कीपिंग द एक्सपेक्टेड एकेडमिक स्टैंडर्ड,
अब एक्सपेक्टेड एकेडमिक स्टैंडर्ड हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा, नॉट सही नहीं कर रहा, बच्चों के साथ बिहेव सही नहीं कर रहा है, तो फिर हम उसको कैंडिडेट को भी ड्रॉप आउट मान सकते हैं। ठीक है। ड्रीम ड्रॉप आउट, अगर कोई कैंडिडेट 25% से ज़्यादा क्लास अटेंड नहीं करता है तो उसको हम ड्रीम ड्रॉप आउट मानते हैं, ड्रीम ड्रॉप आउट मानते हैं, और उसको कोई फर्दर एंटाइटलमेंट्स नहीं देते क्योंकि ड्रॉप आउट हो गया वो तो। ठीक है। परमिट ड्रॉप आउट, अब इसमें क्या होता है, ड्रॉप आउट में भी परमिट कर सकते हैं अपन कुछ बच्चे, कुछ रीजन होता है। चेंज द रीजन फॉर द ट्रेनी ड्रॉपिंग आउट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड मे बिहाइंड द कंट्रोल ऑफ पीआई, कुछ भी हो सकता है रीजन, किसी की डेथ हो गई किसी घर में, या कुछ हो गया, किसी बीमार हो गया या कुछ हो गया, तो ड्रॉप आउट का रीजन हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कितने बच्चे हम अलाउ करेंगे, तो 2 कैंडिडेट्स इफ बैच स्ट्रेंथ इज 20, 20 का बैच है अगर तो 2 स्टूडेंट्स 2 कैंडिडेट्स, 3 कैंडिडेट्स अगर 21 to 30 है, और 4 कैंडिडेट अगर 30 to 40 है। ठीक, तो ये आपको सब देखना है। अब बात मैंने बताया था कि सैलरी टू ट्रेनर से मास्टर ट्रेनर क्यूटी में हम लेटर स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो हम डिस्कस करते हैं। पीआईए में पे ओवर एंड अबव द सैलरी, सैलरी मान लीजिए किसी क्यूटी मेंबर मास्टर ट्रेनर और ट्रेनर की है 10,000 आपकी सीटीसी है ऑफर लेटर के हिसाब से, लेकिन आप अगर उसको पे करना चाहे 15,000 तो पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, विदाउट अप्रूवल, लेकिन उससे कम पे नहीं कर सकती विदाउट अप्रूवल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर सैलरी शुड बी पेड यूजुअली ऑन द लास्ट वर्किंग ऑफ द मंथ, जैसे मान लीजिए 1 से लेके उसने 30 तक काम किया, या 14 से लेके 30 तक काम किया, तो उसको सैलरी 30 तक ही मिल जानी चाहिए। नहीं मिल रही है तो मैक्सिमम 7 तक ऑफ फॉलोइंग मंथ, अगले मंथ की 7 तक मिल जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए जनवरी में उसने काम किया 14 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, तो उसका पेमेंट बनेगा 30th को, है ना, तो उसका पेमेंट हो जाना चाहिए 30th को। अगर 30 को नहीं हो रहा तो मैक्सिमम 7 फरवरी तक उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑल ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर, क्यूटी मेंबर वर्किंग exclusively for the project salary should be paid from the project account। जो भी मास्टर ट्रेनर, क्यूटी ट्रेनर, इनका सैलरी जो होगी वो आप प्रोजेक्ट अकाउंट से ही चार्ज करोगे। तो ऐसा नहीं कि आप एचओ अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे और उससे सैलरी पे करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको पेमेंट, सभी पेमेंट आपको डेडिकेटेड अकाउंट से ही करना है, कोई पेमेंट एचओ अकाउंट से नहीं करना है ट्रांसफर करके। ठीक है। If the trainer, master trainer, and Q team working on more than one project, then PIA can book expenditure on proportionate basis। अगर कोई ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर, क्यू टीम मेंबर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट में काम करना है तो उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस, मैंने जैसे पहले ही बताया कि उसको प्रोपोर्शनेट बेस पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब आती है बात ऑडिट्स की, कौन कौन से ऑडिट होते हैं। तो फाइनेंशियल ऑडिट कैसे कैसे की, सबसे पहले फाइनेंशियल ऑडिटिंग 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होता है फर्स्ट मंथ फाइनेंशियल ऑडिटिंग, ठीक है, फिर मंथली वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, और एक होता है एनुअल फाइनेंशियल ऑडिटिंग। तो फर्स्ट मंथ ऑडिट में पर्पस क्या है, जॉइंट मीटिंग विद द पीआईओपी टीम फाइनेंस, एसएलएम सीटीएसए, एसएलएम और सीटीएसए, या पीरियोडिक ऑडिटर एंड एनुअल ऑडिटर। तो इसका पर्पस यही होता है कि जॉइंट मीटिंग करते हैं पीआईओपी टीम, एसएलएम अगर एपी स्टेट है, सीटीएसए अगर एपी स्टेट है, पीरियोडिक और एनुअल ऑडिटर जो भी है एप्लीकेबल, अगर दोनों तो दोनों भी। ठीक है। डेवलप करने के लिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि क्या कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, उसको कि कैसे हम रिपोर्ट्स चाहते हैं, क्या नेक्सस हैं, क्या कैसे, ठीक है, सही बन रहे हैं जो आपने नेक्सस बनाए हैं, क्या है नेक्सस होते हैं। ठीक है, तो इस और रिव्यू करते हैं उसको, सर्टिफिकेट अपने जो भी बनाया हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई मिस्टेक लग रही है तो हम उसको बताते हैं और आप उसको कंप्लेंट देते हो। ठीक है। प्रोसेस जो होती है वो कैसे होती है, जैसे मान लीजिए कि किसी पीआई का फंड एसएलएम से रिलीज हो गया, तो जिस मंथ में बैंक अकाउंट में फंड आएगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट मंथ ऑडिट। जैसे मान लीजिए 15 मार्च को उसका फंड रिलीज हुआ, मतलब बैंक अकाउंट में आया, तो उसका फर्स्ट मंथ है 15 मार्च फर्स्ट मंथ है। ठीक है। अब मार्च की जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो 15 से लेके, क्योंकि उसको 15 को फंड आया, तो 1 मार्च से लेके 30 मार्च तक की जो रिपोर्ट होगी वो सबमिट करेगा, किसको बनाएगा, ओपी टीम 5th ऑफ द कैलेंडर मंथ। ठीक है, 5th ऑफ कैलेंडर मंथ बनाएगा और किससे शेयर करेगा, पीरियोडिकल ऑडिटर से 5th तक। ठीक है। पीआई ओपी टीम 10th ऑफ कैलेंडर मंथ फाइनल, ये किसी ऑडिटर जो होगा ना वो यूसी बनाएगा और अदर डॉक्यूमेंट्स होगा वो बनाएगा और सबमिट करेगा किसको, ऑडिटर को।
और जो ऑडिटर होगा वो वेरिफिकेशन करेगा और उसको साइन करेगा और देगा पीआई के टीम को। पीआई टीम किसको देगी? एसएलएम को। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस फर्स्ट मंथ ऑडिट में अगर एनुअल और पीरियडिकल दो ऑर्डर है तो उनका सर्टिफिकेट लगता है। जैसे इस सर्टिफिकेट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले लगता है 8.10A और 8.10J। 8.10A और 8.10J एनुअल ऑर्डर बनाता है और 8.10B जो होता है पीरियडिकल ऑर्डर बनाता है। तो इसलिए दोनों ऑर्डर का, अगर ये दोनों एक ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग होते हैं तो अलग अलग टाइमलाइन फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, अलग अलग हो तो फिर देख लीजिए इसकी टाइमलाइन। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, ओपी टीम 5th ऑफ सेकंड कैलेंडर मंथ जो होगा फाइनलाइज फर्स्ट मंथ ऑडिट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड शेयर विद पीरियडिकल ऑर्डर। अगर पीरियडिकल ऑर्डर बना रहे तो ओपी टीम कर देगी। ठीक है, ओपी टीम 10th ऑफ सेकंड कैलेंडर मंथ फाइनलाइज द फाइनेंशियल ऑडिट एंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 8.10 8. एनुअल ऑडिटर से सबमिट कर देगा 10th। ठीक है, अगर पीरियडिकल ऑडिटर 15 तक वो अपना वेरिफिकेशन करके और आपको रिपोर्ट दे देगा 15 तक, और एनुअल ऑडिटर जो होगा 25 तक देगा। ठीक है, 25th ऑफ सेकंड कैलेंडर मंथ क्या करेगा? वेरिफिकेशन करके सैम्पलिंग टेक्निक से, और वो वेरिफिकेशन करके आपको रिपोर्ट दे देगा। फिर ओपी टीम जो होगी 26, ये सिर्फ 26 तक आपको तीनों रिपोर्ट समराइज करके ए बी और जे, ये तीनों जो एसएफ जो होंगे और इनके नेक्सस जो होंगे इनको कलेक्ट करके ऑर्डर, दोनों ऑर्डर से, और ये एसएफ को सबमिट कर देगी 26 तक। 26 के बाद जो एसएलएम टीम होगी वो आएगी और कंडक्ट करेगी जॉइंट 20 या तो 26 को ही आ जाएगी या 26 से 30 के बीच में कभी भी आ जाएगी, और ये प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिस में आएगी आपके, और उसको जॉइंट, जैसे बोला मैंने, जॉइंट मीटिंग करेगी ओपी टीम के साथ, ऑडिटर के साथ, और एसएलएम के लोग भी रहेंगे उसमें ऑडिटर। ठीक है, और बताएगी उसमें क्या डेफिशिएंसी है, क्या कमियां हैं, और अगर उसका फिर कंप्लायंस आप दे दोगे, ठीक है, ओपी टीम दे देगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट मंथ के ऑडिट के वो रहते हैं। मैं बता दिया पहले कि 8.10B होता है, 8.10A होता है, 8.10G, ये तीनों चीज़ें होती हैं फर्स्ट मंथ ऑडिट में आपको सबमिट करनी है विद एनेक्सर्स। अब एनेक्सर्स कौन कौन से होते हैं इसमें, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए अलग से एक सेशन बनाए, रिकॉर्ड करूंगा मैं और फिर आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखते हैं हम आगे मंथली वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो ये जो आपका फर्स्ट मंथ ऑडिट में आपको 26 ऑफ मंथ तक करना है, नेक्स्ट मंथ तक, फॉलोइंग मंथ तक, लेकिन मंथली वेरिफिकेशन जो है वो हर महीने आपको सबमिट करना है। हर महीने किस डेट तक? 16th ऑफ फॉलोइंग मंथ तक सबमिट करना है। जैसे मार्च का आप कब तक करोगे? 16 अप्रैल तक आपको सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में सबमिट कर देना मंथली वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। मंथली वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मतलब 8.10B जो मंथली वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, उसमें 5 हेड होते हैं और विद एनेक्सर्स आपको उसको सबमिट करना है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होती है उसकी? सबसे पहले ओपी टीम जो होगा 5th ऑफ एवरी मंथ फाइनलाइज मंथली वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड शेयर विद पीरियडिकल ऑर्डर। 8.10B फाइनलाइज करेगा और शेयर कर देगा पीरियडिकल ऑर्डर से। पीरियडिकल ऑर्डर होगा 15 तक, आपको रिपोर्ट वेरीफाई करके प्रिस्क्राइब हेड्स में है कि नहीं है, मंथली वेरिफिकेशन दे देगा आपको रिपोर्ट साइन करके। पीआईए ओपी टीम जो होगा वो 16 तक आप सीटीए से एसएलएम अगर है तो सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों ही आपको सबमिट करना है। कहाँ? एसएलएम में या सीटीए से। ठीक है, फिर एसएलएम जो होगा वो आपकी जो 8.10B आया सबमिट हुआ उसको रिव्यू करेगा कि आपके एक्सपेंडिचर में सही लग रहे हैं, कोई कंफर्मेशन सही नहीं है, क्या गलत है, क्या कैसा है, तो उसको रिव्यू करेगा और उसको अगर कोई ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है तो ऑब्जर्वेशन को देगा। वो उसको देगा, कैसे देगा? वो ऑब्जर्वेशन वो 8.10C एक नोट लेटर बनाएगा और उसमें इशू करेगा वो आपको। ठीक है, अब जैसे ही आपको 8.10C मिलेगा तो वो उस 8.10C का आपको कंप्लायंस करना है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं। कब तक करना है? वो 26 तक। उसको सबमिट करने का फॉर्मेट है, हाँ फॉर्मेट है SF 8.10D में ही कंप्लाई करेंगे आप। कोई भी ऐसा ऑफिशियल लेटर बना के आप कंप्लायंस सबमिट नहीं करेंगे, उसका फॉर्मेट पहले से डिफाइन है, तो उसको SF 8.10 में ही आप कंप्लाई करेंगे। उसके बाद कंप्लाई करने के बाद एंड ऑफ मंथ तक एसएलएम जो होगा वो रिव्यू करेगा कि कंप्लायंस में जो आपने दिया है वो सही है नहीं है। अगर उसको वो ओके है तो वो आपको एक लेटर इशू करेगा 8.10 ही कि आपका सब जो आपने कंप्लायंस सबमिट किया वो ओके है। अगर नहीं होगा कंप्लायंस ठीक, तो वो भी अगर लिख देगा कि ये आपका जो कंप्लायंस है ये कंप्लायंस सही नहीं है और आपको इसमें पेनल्टी के लिए प्रोसीडिंग चालू होती है। ठीक है, तो अगर कंप्लायंस ठीक है तो पेनल्टी के लिए प्रोसीडिंग चालू नहीं होगी, अगर कंप्लायंस ठीक नहीं है तो पेनल्टी के लिए प्रोसीडिंग चालू होगी। ठीक है,
अब एमवीआर के एनेक्सर्स क्या होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं 8.10b के, उनके एनेक्सर्स क्या होते हैं। सबसे पहला एनेक्सर्स होता है फुट टू एंड फ्रो। जैसे कि नॉन रेसिडेंशियल में मैंने बताया कि फुट टू एंड नॉन फ्रो, उसको फोर्टनाइटली टाइम लाइन में पे करना है। अगर पे नहीं कर रहे हैं तो आपको पेनलाइज करिएगा या अलर्ट इशू होंगे, तो क्योंकि कैंडिडेट का एंटाइटलमेंट है तो आपको उसको टाइमली पे करना है, टाइम लाइन फॉलो करनी है, ठीक है। फिर उसका सेकंड एनेक्स, ये जो सब एनेक्सर्स हैं जो हमने एमवीआर की बता रहा हूँ, ये सब एनेक्सर्स आपके एडिटर साइन करेंगे और आपके जो ऑथराइज सिग्नेटरी होगी एजेंसी के, वो ही साइन करेंगे। दोनों के साइन से ही आएंगे, ठीक है। और जो एनेक्सर्स हैं प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो यही एनेक्सर आप फॉलो करें, दूसरे एनेक्सर्स ना बनाए, अपने से एनेक्सर ना बनाए। तो प्रिस्क्राइब्ड है पहले से ही, वही मंगाएं और वही फॉलो करें, ठीक है। फुट टू एंड फ्रो का बता ही दिया मैंने। पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट, पीपीएस जो होता है उसका आपको एनेक्सर्स में फिल करके देना है डायरेक्ट, किसको पीपीएस क्या डेट ऑफ पेमेंट थी, क्या ड्यू थी डेट थी, क्या पेमेंट डेट है, क्या पीएफ एडवाइस नंबर है, ये सब आपको उस एनेक्सर्स में मेंशन करना है और ऑथराइज सिग्नेटरी और पीरियोडिकल ऑडिटर के साइन के साथ आपको 8.10b के साथ सबमिट करना है। फिर सैलरी पेड टू ट्रेनर एंड मास्टर, जैसे मैंने पहले बताया कि सैलरी जो होगी ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर और क्यूटी की, वो 7th ऑफ फॉलोइंग मंथ तक पे करेंगे। उसका एक एनेक्सर्स है, एनेक्सर्स जो है वो आपको 8.10b के साथ सबमिट करना है ना। तो ये भी आपको सबमिट करना है। फिर उसके बाद आएगा अकाउंट, बैंक अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट। जैसे हमने बताया कि कैंडिडेट का बैंक अकाउंट आपको एसेंशियल है कि आप बैच फीस के 2 दिन तक खोल लें, 2 दिन पहले खोल लें, क्योंकि अगर कैंडिडेट का अकाउंट ही नहीं होगा तो उसको एंटाइटलमेंट कैसे ट्रांसफर करोगे आप। तो आपको बैंक अकाउंट सभी कैंडिडेट की इंश्योर करना है कि बैच फ्रीज होने के 2 दिन पहले की सभी कैंडिडेट के अकाउंट ओपन कर लेना है और उनको पीएफएस में एंट्री करके उसको वैलिडेट करना है कि अकाउंट ओपन वर्किंग है कि नहीं है। अगर वर्किंग नहीं है तो तुरंत ही आपको दूसरे अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। तो ये आप देख लें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई लोग वेरी करते हैं, देख लीजिए आप इसको। अमाउंट रिसीव्ड एज टेक होम सैलरी इन कैंडिडेट बैंक अकाउंट। अब अमाउंट रिसीव्ड एज टेक होम सैलरी, ये कंडीशन अप्लाई तभी होती है जब आपका प्लेसमेंट, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और बच्चे का प्लेसमेंट हो गया है। तो जब बच्चे का प्लेसमेंट हो जाएगा तो आप उसका जैसे पीपीएस पे करने के लिए आप उसका टेक होम सैलरी का अमाउंट वेरीफाई करेंगे, क्या नाम है बच्चे का, उसका आईडी, मेरिट की आईडी दोगे आप, या जो आपकी ईआरपी है उसकी आईडी दोगे और उसकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे उस ईआरपी में, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और ऑफर लेटर या जॉइनिंग लेटर, इनको लोड करके आप उनको वेरीफाई करोगे। वेरीफाई कौन करेगा? ऑडिटर वेरीफाई करेगा। जब देख लेगा डाटा सही है तो ही वो वेरीफाई करेगा, अदरवाइज वो लिख देगा कि नहीं हमने वेरीफाई नहीं की है, कमेंट के साथ नोट लगा देगा, ठीक है। तो ये आपको हर महीने देना है, जब भी आपको, ऐसा नहीं कि जब एप्लीकेबल हो तभी देना है, ये सभी एनेक्सर्स आपको हर मंथ देना है, इवन इफ नील है तो भी इन्फॉर्मेशन नील करके देना है। ये नहीं कि तब जिस मंथ एप्लीकेबल होगा उसी मंथ देंगे, ऐसा नहीं, सभी मंथ में आपको सभी एनेक्सर्स देने हैं, ठीक है। अब बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट के बिना हम आपकी एंट्रीज एक्सपेंडिचर हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हर महीने का आपको बैंक एक्सपेंडिचर करना है। सभी ट्रांजेक्शन्स जो हैं आपको पीएफएमएस के साथ एंट्री करनी है। तो अगर आप पीएफएमएस से पेमेंट नहीं कर रहे हो, लेगेसी एंट्री कर रहे हो, तो आप उसका भी आप डिक्लेरेशन देखोगे हमने पूरी एंट्री की है। और उसके साथ ही पीएफएमएस डिक्लेरेशन के साथ भी आप पीएफएमएस का बैंक अकाउंट के साथ रिकंसिलेशन देखो कि पीएफएमएस का बैलेंस कितना है और बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है, इसका रिकंसिलेशन दोगे, ठीक है। तो ये दोनों रिकंसिलेशन भी दोगे आप। अब यूटिलाइजेशन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यूसी हम जिसको बोलते हैं, तो ये भी आपको मंथली देना है। इसमें एक कॉलम होता है पेड, एक होता है पेबल और एक होता है टोटल। तो पेड, पेबल कितना पेड किया आपने बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग, कितना पेबल है आज की डेट में, वो सब आपको मेंशन करेंगे। तो इसके लिए हम अलग से एक सेशन रखेंगे एमबीआर एनालिसिस के लिए, कैसे एमबीआर सबमिट करना है, कैसे फिल करना है, ठीक है। ये सब एनालिसिस तो आपको देंगे, ठीक है। इसके अलावा भी आप मंथली बोर्डिंग एंड लॉजिंग समरी बनाते हो, वो आप सबमिट नहीं करते हैं कोई पीआई, ये आप सेकंड इंस्टॉलमेंट की टाइप आपसे डिमांड की जाएगी कि आप बोर्डिंग एंड लॉजिंग समरी दें, तब आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो हमारा सजेशन ये है कि आप बोर्डिंग एंड लॉजिंग समरी जो है मंथली बनाएं, ड्रॉप आउट और कितने कैंडिडेट प्रेजेंट है, क्या अटेंडेंस है, और उसको ऑडिटर से वेरीफाई कराएं। अदरवाइज ये सेकंड इंस्टॉलमेंट या थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम आपको बड़ी प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कैंडिडेट इंश्योरेंस डिटेल, कैंडिडेट का इंश्योरेंस भी आपको कराना है, 2 इंश्योरेंस कराने हैं, तो आप देख लें कैंडिडेट का इंश्योरेंस भी आपको करा के समरी बना लें, हर कैंडिडेट का इंश्योरेंस होना चाहिए। और वन टाइम ट्रेवल कॉस्ट की भी कंडीशन है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो वन टाइम ट्रेवल कॉस्ट भी जो होगा उसी में कैंडिडेट इंश्योरेंस इंक्लूडेड रहेगा। तो ये दोनों की समरी भी हर महीने बनाए, ये आपको इंस्टॉलमेंट के टाइप वेरिफिकेशन होगा आपका, तो ये आप ध्यान रखें कि आपको समरी बनाना है।
ऐसे ही आता है ऑन एनुअल ऑडिट। एनुअल ऑडिट क्या होता है? एनुअल ऑडिट जो होता है उसमें आपको एनुअली जो है आपका एनुअल ऑडिटर करेगा। अगर पीरियोडिकल ऑडिट ही एनुअल ऑडिटर है तो दोनों वही एनुअल ऑडिट करेगा। एनुअल ऑडिट में कौन कौन सी बुक रहती हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्पस। टू कंडक्ट एनुअल ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड द पीआई इंश्योरिंग कंप्लायंस विद ड्यूटी। तो मतलब कि बुक बना रहा है वो और इंश्योरेंस कंप्लायंस कर रहा है वो कहीं, है। और जो फंड का यूटिलाइजेशन है वो अकॉर्डिंग टू एसओपी है और अकॉर्डिंग टू बजट है। ये एनुअल ऑडिटर चेक करता है और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करता है वो, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होती है एनुअल ऑडिट? सबसे पहले आप एनुअल ऑडिट है ना जो वो ओपी टीम जो है फाइनलाइज करके 31 जुलाई प्रीवियस ईयर की वो उसको शेयर करेगी यूसी और दूसरे एनेक्सेस के साथ, ठीक है। एनुअल ऑडिटर जो होगा प्रीवियस ईयर सितंबर तक 25 जुलाई में सबमिट करेंगे और 25 सितंबर तक उसका रिव्यू करेगा, है ना। और बुक्स चेक करेगा टेम्पलिंग मेथड के अकॉर्डिंग और उसको रिव्यू करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 25 सितंबर को वो अपना एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट और इसी पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर के साथ और 8.10J और 8.10F के साथ अपना सबमिट करेगा, ठीक है। ओपी टीम क्या करेगी? 30 सितंबर तक जो होगी एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट रिव्यू करेगी कि आपके कोई सही है कि नहीं है, कुछ डेविएशन है कि नहीं। अगर डेविएशन है तो वो 8.10G में डेविएशन आपका इशू करेगा कि आपकी ये डेविएशन पाएगा और ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं लग रही है, रेक्टिफाई करेगा इनको डेविएशन को, ठीक है। तो आपको 25 अक्टूबर तक आपको इसका कंप्लायंस करना है एनुअल ऑडिट रिपोर्ट का और जो डेविएशन उनको सुधारना है। अगर आप सुधारते हैं तो उसका रिप्लाई करना है SF 8.10H में। फिर उसके बाद इसको फिर से आपको SLM टीम या CTSA टीम रिव्यू करेगी और उसमें अगर कोई डिवीजन पाएंगे तो ओके, अदरवाइज वो 8.10I इशू कर देगी डिवीजन की कि ये डिवीजन है और नहीं है तो कर देगी कि ये डिवीजन नहीं कोई, ठीक है। तो ऐसा होती है प्रोसेस है एनुअल ऑडिट की। एनुअल ऑडिट के एनेक्सेस क्या होते हैं हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एनुअल ऑडिट में एनेक्सेस होता है रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बेसिस पे बनता है, जितनी रिसिप्ट हुई उतनी पेमेंट होगा रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट पे। फिर उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर फॉर अकाउंट जो होता है वो एक्यूरल बेसिस बनता है कि जो इनकम नहीं भी हुई उनको भी इंक्लूड किया जाता है, तो ये हम देख लें आप ना। उसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको बताइए लायबिलिटी एसेट क्या क्या है वो बनेगी। बैलेंस शीट के एनेक्सेस भी बनेगी, कितनी लायबिलिटी है उसका एनेक्सेस लगाओगे आप, कितनी एसेट है वो क्या लगाओगे। 8.10 यूटिलाइजेशन मिलेगा SF 8.10J ये भी बनेगा एनुअल ऑडिट में, और SF 8.10F ये मेंशन करना भूल गया हूँ तो वो भी बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके एनुअल ऑडिट में भी बनेंगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फाइनेंस के जो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।